नमस्कार दोस्तों, पल्लवी का प्यार भरा नमस्कार। पिछली बार हमने धारीधार बाघ का नाच इसका पहला भाग पढ़ा था। इस बार हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे, तो बने रहिए एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पढ़ने जा रही हूँ धारीधार बाघ का नाच भाग 2। चैत का महीना खत्म हुआ। रंगाली बिहू का पहला दिन आया। सवेरे गांव के लड़के लड़कियों ने बैलों और बकरियों को हल्दी लगाई, उनके सींगों में तेल लगाया। फिर लोग हाथ में कद्दू, बैंगन और करेले के टुकड़ों वाली बांस की खपच्ची लेकर नदी की तरफ चल दिए। जानवरों को नहलाने के लिए वे जल्दी ही नदी के घाट पर पहुंच गए। सपोनटी, सोनटी और घंटी भी उसके साथ थे। गांव के लोग आहू धान की हरियाली देखकर दंग थे। बिहू के पहले दिन जब गांव के लोग जानवरों को नहलाकर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि खरगोशों ने धान के हरे भरे पौधों को तहस नहस कर दिया था। सब ने इधर उधर खरगोशों की विष्ठा भी देखी। अब तक लड़कों ने बिहू के अंतिम दिन डाला घंटा से शिकार करने की ठान ली थी। बिहू के पहले दिन गायों को नए पगों से बांधा जाता है। गांव के लोग पास पड़ोस में पगहों एवं खपच्चियों की अदला बदली भी करते हैं। खासकर बच्चों को इसमें अधिक मजा आता है। कहते हैं इससे अपनापन बढ़ता है। उन चारों बच्चों ने भी पगहों और खपच्चियों की अदला बदली की। फिर वे सपोनटी के घर इकट्ठा हुए। सपोनटी की माँ ने बच्चों को पिट्ठा खाने के लिए दिया। वही बैठकर बच्चों ने सारा बिहू अर्थात बिहू के अंतिम दिन डाला घंटा खेलने की योजना बनाई। उन्होंने आवश्यक सामान गांव से कुछ दूरी पर इकट्ठा करने की सोची। उन लोगों ने सामान की एक सूची भी बनाई। उसमें बांस का बना एक बड़ा डाला, मिट्टी का एक बड़ा दिया और सूत की मोटी बत्ती थी। इसके अलावा लोहे के बने घुंघरुओं का एक झुनझुना और वह नहीं मिलने पर एक घंटी। अब मछली पकड़ने वाले एक जाल और एक डंडे की जरूरत थी। इस बार बिहू में हुसरी गाने के लिए भी वे नहीं गए, सिर्फ एक दूसरे के घर गए। इस पर उनके साथियों को अचरज भी हुआ। धूप अंधेरा था। सपोनटी पंजों के बल बिना आवाज किए अपनी तैयारी करने लगा। उसने म्यान में रखे एक दाव खुखरी को अपनी कमर में कसकर बांध लिया। फिर बंदर टोपी से अपना मुंह ढक लिया। वह घर के लोगों की नज़र से बचना जो चाहता था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बांस का फाटक खोले बिना उसके नीचे से ही सरक कर बाहर निकल आया। दूर कहीं सियार के हुआ हुआ करने की आवाज़ आ रही थी। गांव के आवारा कुत्ते भी यह आवाज़ सुनकर भौंकने लगे थे। सपोनटी ने मुंह में दोनों उंगलियां डालकर सी सी कर सीटी बजाई। फिर नाम घर कीर्तन घर की ओर चल पड़ा। वहां दरवाजे पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद अंदर घुस गया। सपोनटी की सीटी सुनने के लिए तीनों तैयार ही बैठे थे। वे एक एक कर मंदिर के अंदर पहुंच गए। वहां एक दिया जल रहा था। सब ने बारी बारी से झुककर प्रणाम किया। फिर वे उधर चल पड़े जिधर डाला घंटा का सामान छिपा रखा था। चारों ने अपना अपना काम पहले ही बांट लिया था। मिट्टी के दिए में मोटी बत्ती और सरसों का तेल डालकर उसे जलाया गया। फिर डाला के बीच में केले के छोटे पत्ते पर उसे रख दिया गया। डाले को घंटी ने अपने सिर पर रखा। सोनटी के हाथ
में घुंघरू और दूसरे में घंटी थी। पदू ने हाथों में डंडा और लोहे का एक पिंजड़ा पकड़ रखा था। उसकी कमर में भी एक दाव बंधा था। सपोनटी ने जाल उठा लिया। इस तरह चारों डाला घंटा बनाकर चल पड़े। दूर से उन्हें कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती थी और झुन झुन घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती थी। आहू धान के हरे भरे खेतों के बीच से वे बढ़ रहे थे। दिए की रोशनी और घुंघरू की झुन की आवाज से वातावरण रहस्यमय हो गया था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सपोनटी ने रुकने का इशारा किया। चौंक कर तीनों रुक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि दो मटमैले रंग के खरगोश फुदक फुदक कर आ रहे थे। वे रोशनी की तरफ एकटक देख रहे थे। उन्हें वहां खड़े लड़कों का पता नहीं था। सपोनटी तो उन खरगोशों को देखता रह गया। उन पर जाल फेंकने में वह हिचकने लगा। वह सोचने लगा, कितना सुंदर है इनका नाच, कितने सुंदर है ये। अचानक पदू ने सपोनटी को चिकोटी काटी। इतने में छप से जाल फेंकने की आवाज हुई और घुंघरू की आवाज बंद हो गई। खरगोश जाल में फंस चुके थे। वे ची ची कर शोर मचाने लगे। पदू और सपोनटी ने जाल समेत खरगोशों को पकड़ लिया। इस प्रकार लड़कों ने खरगोशों को पिंजरे में कैद कर लिया और डाला घंटा लेकर वापस चल पड़े। इतने में उनकी नज़र दूर लाल लाल गोल चीज़ों पर पड़ी, पर वे खुशी के मारे लगातार घुंघरू बजाने लगे। लेकिन सपोनटी गौर से उधर ही देख रहा था। वह कुछ और नहीं बल्कि एक धारीदार लंबा बाग था। बाग को देखते ही उनके होश उड़ गए। पर सपोनटी ने फुसफुसाकर कहा, अब डरने से कोई लाभ नहीं है। घुंघरू की आवाज़ बंद होती ही वह बाग हम पर टूट पड़ेगा। डर के मारे पदू की तो घिघी बन गई थी। उसने किसी तरह आवाज़ निकाली, डाला बत्ती और घुंघरू को लेकर पीछे चलो। और धीरे धीरे वे गांव की ओर सरकने लगे। झुन झुन की आवाज़ के साथ घुंघरू बज रहा था। उसे बजाते बजाते सोनटी का हाथ दुखने लगा था, पर वह रुक भी तो नहीं सकता था। धारीदार बाग रोशनी से खींचा उनके पीछे चले आ रहा था। घुंघरू की झुन झुन पर वह भी सिर हिला रहा था। अब तक वे गांव की पगडंडी पर आ गए थे। फिर वाघ उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। पदू चुपचाप वहां से खिसक लिया। घर पहुंचते ही उसने दादाजी को झकझोर कर जगाया। क्या हुआ? हड़बड़ाकर दादाजी उठ बैठे। घर के बाकी लोग भी जाग गए। पदू ने सुबकते हुए सारी बात दादाजी को बताई। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी खबर दी। हरेन भैया तो सीधे दौड़ पड़े और घंटी के हाथ से घुंघरू छीनकर जोर जोर से बजाने लगे। दूसरे व्यक्ति ने अपने सिर पर डाला बत्ती को रख लिया। तीनों बच्चों को वहां से भगा दिया गया। बाघ लगातार घुंघरू की आवाज पर नाच रहा था। उधर कीर्तन घर के पुजारी ने नगाड़े पर चोट कर दी। गांव के लोग भी चारों तरफ ढोल, कनस्तर और बांस पीटने लगे। वे शोरगुल भी कर रहे थे। बाघ भी दहाड़ने लगा था, पर वह शायद घबरा गया था और गांव की पगडंडियों से होते हुए जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग बाघ को खदेड़कर वापस आ गए। वे सोनटी, सपोनटी और घनटी को पकड़कर मुखिया के घर ले गए। वहां भीड़ में से किसी की आवाज आई, पीटो इन लड़कों को। मुखिया अब चारों लड़कों को घूर रहा था। डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी और वे सिर झुकाए खड़े थे। मुखिया ने कड़क कर उनसे पूछा, तुम लोग खुद ही बताओ, तुमने जो किया क्या वह ठीक था? नहीं जी नहीं, चारों ने सुबकते हुए आवाज़ दिया। फिर मुखिया ने पूछा, आगे तो ऐसा नहीं करोगे? सब ने एक साथ कहा, नहीं, ऐसा
कभी नहीं करेंगे। मुखिया ने फिर सवाल किया, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? इस पर लड़के की भीड़ के सामने ही रो पड़े। मुखिया कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, आज इन्हें माफ़ कर देते हैं। खतरनाक खेल का फल इन्हें पहले ही मिल चुका है। यह कहकर मुखिया सपोनटी, सोनटी और घंटी के सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने कहा, जाओ बच्चों, अब घर जाओ। माफ़ी मिलने के बाद लड़कों ने सुबकना बंद कर दिया था। तो बच्चों, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है? नहीं तो विपरीत घटना हो सकती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।